उर्दू के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन की जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नदर झुका के चले, जिस्म जा बचा के चले। नमस्कार, मैं हूं मयंक। आप देख रहे हैं TCH यानी कि द क्रेडिबल हिस्ट्री पर मयंक की बात मेरी ज़ुबान से निकल रही है, पर बात मेरी भी है, आपकी भी, हम सब की और इस दुनिया की, जिसको बचाने की लड़ाई में बहुत लोग खुद को कुर्बान कर रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म का ये हिस्सा इसलिए पढ़ा गया कि एक मुल्क जहाँ पर सड़क पे निकलना, उठना बैठना भी कोई शख्स जो समाज में कमज़ोर है उसके लिए नज़रें झुकाने का बायस हो गया है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। शुरुआत वहीं से करेंगे आज मयंक की बात की। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी व्यक्ति जो सड़क पर बैठा था एक रात, उस पर एक ब्राह्मण महाराज प्रवेश शुक्ला, जो भाजपा के स्थानीय नेता भी हैं, वो आते हैं और ऐसा करते हैं कुछ उसके साथ जिसके बारे में सोचना भी शर्म से कहीं ज़्यादा की बात होनी चाहिए। प्रवेश शुक्ला उस कमज़ोर आदिवासी शख्स पर पेशाब कर देते हैं। फिल्मी संस्कृत वाली भाषा में कहें तो मूत्र विसर्जन। ये वीडियो कुछ लंबे समय बाद बाहर आता है, बवाल कटता है, हाहाकार होता है, बात होती है कि भाई ये तो बड़ा गलत हो गया। मुख्यमंत्री घबरा जाते हैं क्योंकि दिसंबर में मध्य प्रदेश में चुनाव है। घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति को जिसे पीड़ित कहा गया, मुख्यमंत्री आवास बुलाते हैं। उसके पहले ऐलान कर देते हैं कि यह करने वाले भाजपा के ही स्थानीय नेता प्रवेश शुक्ला पे NSA लगाया जाएगा। हैरानी की दो बातें हैं। पहली ये कि NSA लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री या तो भूल गए कि इस देश में दलितों और आदिवासियों के उत्पीड़न को लेकर एक कानून है जिसका नाम SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है, यानी कि दलितों और आदिवासियों, वंचित वर्ग के ऊपर उनका उत्पीड़न, उनके साथ अत्याचार करने के खिलाफ एक कानून। उसका जिक्र नहीं करते मुख्यमंत्री अपनी ट्वीट में, NSA की बात कर देते हैं। तो या तो वो ये भूल गए कि ऐसा एक कानून है, जो एक मुख्यमंत्री के तौर पे शर्मनाक है कि वो भूल गए कि ऐसा एक कानून है, या फिर जानबूझ के उन्होंने इस कानून की बात ही नहीं की जिससे दलितों और आदिवासियों के उत्पीड़न को लेकर बने गए कानून पे धीरे धीरे बात होनी बंद हो जाए। उन्होंने कहा कि हम NSA लगाएंगे। NSA लगाने के बाद, जबकि FIR में ये धारा दर्ज हुई है, उसके बाद प्रवेश शुक्ला के घर पे बुलडोजर चल जाता है। कानून का, न्याय का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी करार नहीं होता तब तक वो आरोपी है। तो कानून भी उसको सज़ा नहीं देता, और सज़ा जब होती भी है तो कानून में जो सज़ा लिखी है वही होती है। पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस देश के कानून से बड़े हैं, इस देश की अदालत से बड़े हैं। वो हर अपराध में अपराध साबित हुए बिना, कानूनी कार्रवाई के बिना बुलडोज़र चला देते हैं। आश्चर्य की बात बस ये है कि ज़्यादातर ये बुलडोज़र गरीब, मुसलमान, दलित और आदिवासी के घर पे चलते रहे। पर यह साबित भी करना था कि अब तक चल रहे सारे बुलडोज़र सही थे, जबकि वो अवैध थे। इसलिए इस बार शुक्ला जी के घर पे भी बुलडोज़र चला दिया जाता है। यहां से दो तरह के लोग निकल कर आते हैं। एक, जो अब तक सारे बुलडोज़रों के चलने पर खुश थे, लेकिन शुक्ला जी के घर पे बुलडोज़र चलने से उनको न्याय याद आ गया। उनको याद आ गया कि दोष साबित नहीं हुआ है। उनको याद आ गया कि कानून में तो ये सज़ा होती ही नहीं है। दूसरी तरह के लोग वो थे जो पहले विरोध कर रहे थे बुलडोज़र का और अब कहने लगे कि बहुत अच्छा हुआ, न्याय हो गया। जबकि बुलडोज़र न्याय नहीं है, न ही न्याय NSA लगना है। न्याय तो वो है जो कानून में लिखा है। अदालतें इस पर चुप रहती हैं। अब पता नहीं ये समाज और व्यवस्था की अदा है कि लत है, पर यह हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उस व्यक्ति को अपने घर बुलाया। CM हाउस भोपाल में श्यामला हिल्स नाम की जगह पर है, और वहां बुलाकर उस व्यक्ति को एक कुर्सी पे बिठा के किसी माइथोलॉजिकल फिल्म के अंदाज में वो उसके पांव धोने लगे। सवाल यह है कि पांव धोने की नौबत क्यों आई? सवाल यह है कि मुख्यमंत्री पांव धो के कोई पश्चाताप कर रहे थे या फिर फोटो ऑप कर रहे थे। पश्चाताप और फोटो ऑप में तुकबंदी लग सकती है,
पर दरअसल दोनों में साम्य नहीं है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री को ग्लानि होती, पश्चाताप होता, अगर एक्शन लिया जा रहा होता, तो ऐसी घटना होनी बंद हो जाती। क्योंकि ये सारी घटनाएं प्रिविलेज और एंटाइटलमेंट से आती हैं। किस तरह का एंटाइटलमेंट, किस तरह का प्रिविलेज? एंटाइटलमेंट ये कि समाज में कमजोर के साथ लगातार जुल्म हो रहा है, सरकारें चुप नहीं हैं, सिर्फ वो साथ हैं। वो मनुस्मृति पे आधारित देश तैयार करना चाहती हैं। वो मनुस्मृति जो तय कर देती है कि समाज में कौन किस पायदान पे है, कौन किस देवता के किस अंग से शरीर के निकला है और कौन क्या काम करेगा, और वहां पे दलित और आदिवासी की जगह दरअसल यही है। वो सरकारें जो हिंदू राष्ट्र की बात करती हैं बार बार, वो सरकारें जो तय करती हैं कि जाति के आधार पर कोई ऊपर है नीचे है, वो सरकारें जो संसद भवन में ब्राह्मणों को बुला के मंत्रोच्चार कराती हैं और देश का प्रधानमंत्री उनके सामने सिर झुका रहा होता है, एक सेक्युलर समाजवादी रिपब्लिक की संसद में जो जातिवाद, जातिभेद, छुआछूत का निषेध करता है, वहां ब्राह्मण खड़े होकर पूजा पाठ करा रहे होते हैं। और इससे एंटाइटलमेंट मिलता है समाज में ऊंची जाति के लोगों को, खासतौर पे वो जो रूलिंग पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी को सुनते हैं, शिवराज सिंह चौहान को सुनते हैं, उनको लगता है अब तो हमारा राज आ गया है। इसको सिंपली समझते हैं, किसी मोहल्ले में या कोई लोकल छोटा मोटा गुंडा अपराधी है और अभी वो इतना बड़ा ताकतवर नहीं हुआ है कि वो किसी को भी परेशान कर सके, लेकिन फिर वो चुनाव लड़ जाता है और वो मान लीजिए कि लोकल निगम पार्षद कॉरपोरेटर बन जाता है। जब वो कॉरपोरेटर बन जाता है तो उसके साथ के दो चार और छुट भैये जो गुंडे होते हैं, वो सोचते हैं अब तो अपना भाई जो है वो पार्षद है, और वो कुछ भी करना शुरू करते हैं। दरअसल ये वही अवधारणा है जहां गली गली में बैठे, चल रहे, उठ रहे प्रवेश शुक्ला जैसे लोगों को लगने लगा है कि अब तो अपना भाई मुख्यमंत्री है, अब तो अपना भाई प्रधानमंत्री है, जो चाहेंगे करेंगे। तो पितृसत्ता से पैदा हुए धार्मिक कट्टरपंथ और जातिवाद का ये डेडली कॉकटेल है, जहां से ये एंटाइटलमेंट आता है। अगर सरकारें वाकई इसको लेकर सीरियस होती, अगर इस पर एक्शन हो रहा होता, अगर बार बार हिंदू राष्ट्र, हिंदू सुप्रीमेसी, इसकी बात की ही नहीं जाती, तो ये दुस्साहस कोई प्रवेश शुक्ला नहीं कर सकता था। लेकिन ये एक प्रवेश शुक्ला नहीं है, इस तरह के तमाम हैं। क्योंकि उसके ठीक बाद ग्वालियर में मोहसिन नाम के एक युवक के साथ कुछ और लोग मारपीट करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उससे अपना पांव चटवाते हैं। वीडियो सामने आता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा चुप हैं। कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई ट्वीट नहीं आई है, कोई एनएसए नहीं लगेगा। जबकि इस मामले में तो दूसरे कानून लग सकते हैं, नहीं लगेंगे। मोहसिन को मुख्यमंत्री आवास बुला के वो उसके पांव भी नहीं धोएंगे, क्योंकि मोहसिन का जो नाम है मोहसिन, उससे भाजपा को वोट नहीं मिलते। और इसलिए अपने आप को बहुत उदार, करुणा से भरे हुए, ममत्व से भरे हुए, आंसू से भरे हुए दिखाते हुए शिवराज सिंह चौहान जब दशमत के पांव धोते हैं, उसके 2 ही दिन बाद मोहसिन की घटना साफ कर देती है कि यह सिर्फ नाटक था, और आसान भाषा में कहें तो नौटंकी थी। और मुख्यमंत्री को दरअसल इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ दशमत के साथ और क्या हुआ मोहसिन के साथ। जहां वोट मिलेंगे वहां पांव धो भी लेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो पांव धोने के बाद उस पानी को पी भी लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक और खबर आती है जो और मज़ेदार है। वो खबर बताती है कि शायद जिस व्यक्ति के पांव धोए गए वो असल पीड़ित ही नहीं था। एक न्यूज़ चैनल ने दशमत का इंटरव्यू किया और उसमें दशमत ने कहा कि मैं तो कहता रहा ये मेरा वीडियो नहीं है, पर मुझे पुलिस वाले उठा के ले गए, अधिकारी उठा के ले गए, वो माने ही नहीं मेरी बात, और उसके बाद ये सब हो गया। ये सुन के आपको नाटक याद आना चाहिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी चौपट राजा, जहां एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उठा लिया जाता है कि न्याय होना है, एक बकरी दीवार गिरने से मर गई है और इसलिए फांसी दी जानी है, बकरी की मौत की सजा के तौर पर। और जिसको फांसी दी जानी है वो थोड़ा दुबला पतला आदमी है और फांसी का फंदा थोड़ा चौड़ा है, उसकी गर्दन उसमें फिट नहीं आ रही, लेकिन न्याय तो करना है, इसलिए किसी को तो फांसी देनी होगी। तो फांसी का फंदा पतला नहीं किया जाता, एक मोटा आदमी ढूंढा जाता है और सड़क से एक ऐसे ही जा रहे मोटे तगड़े आदमी को उठा के ले आते हैं राजा के सिपाही और उसको फांसी पे चढ़ा देते हैं, क्योंकि न्याय तो होना ही है, क्योंकि न्याय तो होना ही है। सोच के देखिएगा, ये न्याय कल आपके साथ भी हो सकता है। सोच के देखिएगा, ये जो मूत्र है ये कल आपके सिर पे भी गिर सकता है। सोच के देखिएगा, जो मोहसिन के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि समाज में जो कुछ होता है वो किसी एक जगह रुकता नहीं, जैसे बुलडोजर नहीं रुकता। कमज़ोरों के घर पे चल रहा बुलडोजर, अल्पसंख्यकों के घर पे चल रहा बुलडोजर, क्योंकि ये साबित करना था
कि वो जस्टिफाइड है, वो प्रवेश शुक्ला के घर पे भी चल गया और अब आप त्राही कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे भी कुछ हुआ। इसी हफ्ते में राहुल गांधी जो है वो अलग अलग जगह पे लगातार दिख ही रहे हैं। वो हरियाणा के खेत में धान की रोपाई कर रहे किसानों के साथ बारिश में धान रोपते दिखे। तस्वीरें बहुत खूबसूरत थीं। किसी भी तरह की ऐसी तस्वीरें जहां किसान हो, जहां मेहनतकश लोग हों, वो खूबसूरत ही होती हैं। तो राहुल गांधी धान रोपते हुए दिखे और फिर एक वीडियो में मोटरसाइकिल रिपेयर करते हुए दिखाई दिए करोल बाग में दिल्ली के। इन दोनों वीडियोस के तस्वीरों के बाहर आने के बाद राहुल गांधी को ट्रोल किया जाने लगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर आईटी सेल के छुटभइयों तक ने कहा कि राहुल गांधी फोटो ऑप कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, उनको क्या पता खेत में क्या होता है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी को शायद ना पता हो कि खेत में क्या होता है, लेकिन खेत में बिना जाए ये समझा भी तो नहीं जा सकता कि खेत में क्या होता है। इसी हफ्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री भोपाल अमेरिका से लौटते हैं और सीधे भोपाल जाते हैं और भोपाल में एक रैली करते हैं और कहते हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। एनसीपी का नाम लेते हैं, करप्ट पार्टी कहते हैं, 70,000 करोड़ के घोटालों का आरोप लगाते हैं और उसके 2 दिन बाद महाराष्ट्र में एनसीपी के वो तमाम नेता जिनकी प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, वो भाजपा और एकनाथ शिंदे की जो सरकार है उसमें शामिल हो जाते हैं, जिसमें शरद पवार के भतीजे और एनसीपी के उनके बाद सबसे कद्दावर नेता अजित पवार भी हैं। इन सब पर करप्शन के आरोप हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये कहते हुए उन्होंने एनसीपी के भ्रष्ट नेताओं को सरकार में शामिल कर लिया। प्रधानमंत्री के कहने के बाद जो ये हुआ, इसको आप चाणक्य नीति भी कह सकते हैं। सरल भाषा में इसको बेशर्मी कहते हैं, सरल भाषा में इसको बेईमानी कहते हैं, सरल भाषा में इसको भी भ्रष्टाचार ही कहते हैं। उसके बाद अजीत पवार एक भाषण देते हैं जहां अपने चाचा शरद पवार, जिन्होंने उनका पॉलिटिकल करियर शेप किया, महाराष्ट्र के सबसे सीनियर नेता, उनके लिए बहुत सारी बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि अब तो वो बूढ़े हो गए हैं, उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि उनका बच्चा उनसे पूछता है, उनका परिवार उनसे पूछता है कि कब तक डिप्टी सीएम बने रहोगे। इसको आप नेतागिरी भी कह सकते हैं, इसको आप महत्वाकांक्षा भी कह सकते हैं, पर जिस तरह से जताई जाती है इसको भी सरल भाषा में बेशर्मी ही कहते हैं। अब एक और राहुल गांधी की तस्वीरें हैं जहां पे राहुल गांधी खेत में किसानों के साथ रोपाई कर रहे हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक्स के साथ मोटरसाइकिल रिपेयर कर रहे हैं, और एक और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी खुलेआम उन नेताओं को जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे 2 दिन बाद सरकार में शामिल कर ले रही है। हम जानते हैं कि ये कैसे होता है, इसको हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। अजित पवार भाषण देते हैं, लगातार ये सब हो रहा है, मोहसिन पे हमला होता है, इस देश में लिंचिंग होती रही है, सब कुछ हो रहा है, खुलेआम इस देश का प्रधानमंत्री बजरंगबली कहता है, हिंदू राष्ट्र की बात कहता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता ये कहते हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्या क्या नहीं कहते हैं, महिलाओं के लिए क्या नहीं कहा जाता है। एक तरफ हो सकता है राहुल गांधी पीआर के लिए फोटो ऑप कर रहे हो सकता है राहुल गांधी दिखाना चाहते हो कि वो गरीब आदमी के साथ हैं, पर एक तरफ एक पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक कुछ दिखाना भी नहीं चाहता। वो खुलेआम बेशर्मी करते हैं, वो खुलेआम करप्शन करते हैं, खुलेआम विधायक खरीद के तोड़ के रातों रात सरकारें गिरा देते हैं चुनी हुई। और आपको लगता है कि वो पार्टी, वो प्रधानमंत्री और वो नेता जो ये बेशर्मी बिना डरे बिना किसी शर्म के कर रहे हैं, वो अच्छे लोग हैं, वो बेहतर है, और कोई व्यक्ति दूसरा जो महज दिखाने के लिए ही सही लेकिन किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, ट्रक ड्राइवर्स के बीच जा रहा है, वो आदमी खराब है। ज़रा सोच के देखिएगा, इसमें लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक कितना है। कहने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपको यहाँ लॉजिक सोचना है, कहने का मतलब ये भी है कि आपको ये सोचना होगा कि कहीं आपने सोचना छोड़ तो नहीं दिया, क्या आप 2 चीज़ों में फ़र्क करना भूल गए, या फिर आपको यही बेशर्मी और भ्रष्टाचार पसंद है और आप भी भारतीय जनता पार्टी की तरह, केंद्र सरकार की तरह या उनकी और सरकारों की तरह उस बेशर्मी को न्याय कह के डिफेंड करने लगे हैं। क्या आप वाकई नहीं समझ पाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे थे? क्या आपको वाकई दिखाई नहीं देता कि देश में क्या हो रहा है? और अगर आपको दिखाई देता है और उसके बाद भी आप इन लोगों का समर्थन करते हैं, तो फिर आप में और इन लोगों में कोई फर्क नहीं है क्या? क्या आप भी अंदर से भ्रष्टाचारी हो चुके हैं? क्या ये पूरा समाज अंदर से बेईमान है? जाहिर सी बात है, ये बात भी आप मानना नहीं चाहेंगे। और अगर आप ये बात नहीं मानते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। संस्कृत में कहते हैं नीर शीर विवेक, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी, उसका फर्क कर पाना। एक आखिरी सवाल और है, एक नागरिक के तौर पे
आप डेमोक्रेसी को कैसे देखते हैं? लोकतंत्र क्या आपके लिए केवल चुनाव है, यानी कि इलेक्टोरल प्रोसेस? क्योंकि दरअसल डेमोक्रेसी केवल इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं है। अगर 100% डेमोक्रेसी होती है तो चुनाव केवल उसका 30% होता है, क्योंकि चुनाव के ज़रिए आप केवल अपना प्रतिनिधि या अपना जनसेवक चुनते हैं। चुनाव से लोकतंत्र तय नहीं होता, इसलिए चुनावी हार जीत में लोकतंत्र ढूंढना बंद कीजिए। एक नागरिक के तौर पे आपकी नागरिकता का बोध, आपके नागरिक अधिकार हैं, आपके नागरिक कर्तव्य हैं, उनके प्रति अपनी जागरूकता है, अपना अधिकार मांगना है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, बिना डरे अपनी बात कहना है, अपने नेता से सवाल करना है, प्रदर्शन करना है, विरोध करना है, जिंदा हैं आप, ये साबित करना है। ये सब लोकतंत्र है। 70% ये है, बचा हुआ 30% चुनाव है। मयंक की बात में आज इन सारी बातों का मकसद वही था कि क्या आप एक ऐसा देश चाहते हैं जो आपका देश हो, और आपका देश होने का मतलब ये है कि वहाँ की सड़क, वहाँ की ज़मीन, वहाँ के नदी, वहाँ के पहाड़, वहाँ के जंगल आपके केवल आपकी संपत्ति ना हो, वो आपके अपने हों। वहाँ पे आप बेहिचक सर उठा के बिना किसी से डरे बराबरी से घूम सकें, चल सकें, टहल सकें। वहाँ कोई प्रवेश शुक्ला आकर आपके मुंह पर पेशाब ना कर सके। वहाँ कोई आकर किसी मोहसिन को इस तरह पीट ना सके। सोच के देखिएगा, प्रवेश शुक्ला ने बहुत बड़ा अपराध किया, पर जब इस तरह के नेताओं, इस तरह की राजनीति, इसके सामने आप नतमस्तक होते हैं, इससे आप डरने लगते हैं, या फिर आप देखना छोड़ देते हैं कि दो चीज़ों में क्या अंतर है। आप सार्वजनिक बेशर्मी और बेईमानी को राजनीति, चाणक्य नीति ये कहने लगते हैं, तो क्या आप राजनेताओं को ये समझने का मौका नहीं दे रहे हैं कि आप मूर्ख हैं? और जब भी कोई नेता आपको मूर्ख समझता है तो फिज़िकली ना सही, लेकिन रूपक के तौर पे, मेटाफरिकली वो आपके मुंह पर पेशाब ही तो कर रहा होता है। मयंक की बात में आज इतना ही। आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं TCH को, मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। हमारे वीडियो को लाइक करेंगे तो इसको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, शेयर तो आप कर ही देंगे अगर आपको अच्छा लगेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मयंक की बात के एक और एपिसोड के साथ। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा आसान भाषा में बात करें और समझें कि मयंक की जो बात है उसमें आपकी बात कितनी है, और अगर आपको लगे कि इसमें आपकी बात है तो आप अपनी फीडबैक भी जो है वो हमको दे सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले हफ्ते।